अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि हमारे मुआशरे में अंदाज़े गुफ्तार को बेहतर बनाने के लिए हर इंसान कोशिश नज़र आता है। तालीमी अदारों के अंदर बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग्स दी जाती हैं और हम देखते हैं कि आज हमारा जो अंदाज़े गुफ्तार है, बोलने का जो अंदाज़ है, हम चाहते हैं कि हम सामने वाले को मुतासिर कर सकें और एक बेहतरीन अंदाज़ में गुफ्तगू को कर सकें। और जब इंसान बेहतरीन अंदाज़ में गुफ्तगू करता है उसके बहुत से सामने वाले के ऊपर असरात मुरतब होते हैं। कहा जाता है कि अल्फाज की गहराई भी होती है, अल्फाज की शिद्दत भी होती है और सामने वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज भी होते हैं। अगर इंसान अच्छे अल्फाज का चुनाव करे तो हम सामने वाले को ना सिर्फ मुतमिन कर सकते हैं, एक बेहतरीन अंदाज़े गुफ्तार अपना सकते हैं। और तालीमी अदारों के अंदर जहां हम एजुकेशन अवेल कर रहे होते हैं, हम देखते हैं बहुत से जो प्रोफेशनल्स हैं, स्पेसिफ़िकली बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी अंदाज़े गुफ्तार को बेहतर करने के लिए मुकम्मल तौर पे ट्रेनिंग्स ले रहे होते हैं, वर्कशॉप्स ले रहे होते हैं, या बहुत सी ऐसी टिप्स जो है वो अपने प्रोफेशनल्स से ले रहे होते हैं ताकि इन तमाम तर चीज़ों को अपनाकर एक बेहतरीन अंदाज़ वो अपना सकें। आज इस हवाले से हम बात करेंगे कि अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करने के इंसान की शख्सियत के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं और मुआशरे के अंदर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं, और सामने वाले के साथ जो हम गुफ्तगू करते हैं वो हमारी गुफ्तगू को किस अंदाज में लेता है। और स्पेसिफ़िकली ये भी देखने में आया है कि हमारे मुआशरे में पहले ही हुआ करता था कि बहुत सी ऐसी गैदरिंग्स हुआ करती थी जहाँ पे कोलीग्स, जहाँ पे पेरेंट्स के साथ डिस्कशंस वगैरह हुआ करती थी और जो बच्चे हैं वो बोलना सीखा करते थे। अब ये तमाम तर चीज़ें जो है वो स्वाइप करती चली जा रही हैं। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बाइस हम जो है वो मुकम्मल तौर पे डिजिटल लाइफ की तरफ जो है वो मूव करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो बोलने का अंदाज़ है वो हमारा कम रहता है। ज़्यादातर हम टेक्स्ट मैसेजेस या वॉइस मैसेजेस या इस अंदाज़ के अंदर जो इमोजीज़ के अंदर जो अपने पैगामात जो है वो सामने वाले को पहुंचा रहे होते हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों ने यकीनन ये जिद्दत है और जदीद दौर के जदीद तकाज़े है, जदीद तकाज़ों को अपना कर ही एक बेहतरीन अंदाज़ ज़िंदगी को हम जन्म दे सकते हैं। इन तमाम तर चीज़ों के होते हुए किस अंदाज में हम अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम सुनते हैं। आप नौजवानों को ट्रेन करती हैं, स्पेसिफ़िकली फ़ीमेल्स को ट्रेन करती हैं कि वो किस अंदाज के अंदर अपने अंदाज़े ज़िंदगी में बेहतरी ला सकती हैं और एक अच्छे मुआशरे का फ़र्द बन सकती हैं। आइए मेरे साथ मौजूद हैं, बिला ताख़ीर उनकी तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शुमाइला सहर। आप एजुकेशनिस्ट हैं और बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर तमाम तर चीज़ों को लेकर चलती हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। थैंक यू, आपने हमें मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे बात करने का। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। इन्हीं के साथ हमें वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन किया है DN सहर तस्कीन। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और मेडिकल फील्ड के अंदर भी हम देखते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं बहुत अच्छे अंदाज के अंदर जब गुफ्तगू करते हैं क्लाइंट के साथ तो क्लाइंट ना सिर्फ जो है वो खुश होता है बल्कि आधी जो बीमारी है उसकी वो ख़त्म हो जाती है। तो इनसे हम ये जानेंगे कि इंसान की साइकोलॉजी के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ते हैं जब इंसान अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करता है या सामने वाले की अच्छी गुफ्तगू सुनता है, और एक जो प्रोफेशनल है वो अपने क्लाइंट्स के साथ किस अंदाज में गुफ्तगू करे, और इंसान की शख्सियत के ऊपर अच्छी गुफ्तगू के क्या असरात मुरतब होते हैं। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से आपसे भी हम जानेंगे। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़। शुमाइला, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके नज़दीक अच्छी गुफ्तगू क्या है? एक तो सबसे पहली बात ये है कि इंसान जो है उसके मुख्तलिफ लोगों के साथ ताल्लुकात जो हैं ये होना मतलब एक बुनियादी सी बात है। इंसान लोगों से बात किए बगैर रह नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे तो कम्युनिकेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है, और कम्युनिकेशन का जो लफ्ज़ है
कम्युनिकेशन का लफ्ज़ जो है ये लातीनी ज़बान के लफ्ज़ कम्युनिकेयर से निकला है, जिसका मतलब जो है शेयरिंग एंड केयरिंग। तो क्योंकि इंसान हम अपने आइडियाज़, अपने ख्यालात, अपनी गुफ्तगू के ज़रिए जो है दूसरों को शेयर करते हैं। तो इसका मतलब है हम अपने अंदर जो हमारी प्रोसेस सोच का चलता है, हमारे आसपास के लोगों से जो हम चीज़ें सीखते हैं, हम ज़रूरी समझते हैं कि हम दूसरे को कन्वे करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम्युनिकेशन का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप अपनी सोच, अपने आइडियाज़ जो है वो दूसरों को शेयर कर रहे होते हैं। अब दूसरा जो है वो है कि आप उस चीज़ को, दूसरा पर्सन जो है उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करता है, किस तरह से उसको परसीव करता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आम तौर पर हमारी सोसाइटी में ये समझा जाता है कि कम्युनिकेशन जैसे ये है कि चलते फिरते किसी को कोई मैसेज कन्वे कर दिया, टेक्स्ट मैसेज कर दिया, वर्बली कोई वॉइस मैसेज कर दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने कम्युनिकेट कर दिया। लेकिन कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है, यानी कि एक सुनने वाला है, एक बात करने वाला है, स्पीकर, लिसनर, सेंडर, रिसीवर। तो जब तक ये दोनों लोग उस मैसेज को इस तरह से इंटरप्रेट ना करें जिस तरह से वो एग्जैक्ट अपने कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट के साथ जो है वो भेजा जा रहा है, तो तब तक आपने कम्युनिकेशन नहीं की। क्योंकि आमतौर पर हमें ये एक खुशफहमी होती है कि हमने शायद चलते फिरते कोई इंस्ट्रक्शन दे दी, अपनी टीम को दे दी प्रोफेशनल लेवल पे, या फिर ये कि हमने अपने रिलेशंस में चलते फिरते हस्बैंड वाइफ आपस में कह देते हैं ये काम कर दीजिएगा, वो काम कर दीजिएगा, तो वो हम समझते हैं कि शायद हमने कम्युनिकेट कर दिया। तो वो कम्युनिकेशन नहीं होती है जब तक कि आप, इसकी मिसाल इस तरह से नहीं कि जैसे कि एक फुटबॉल की टीम है, उसमें 2 खिलाड़ी हैं, एक खिलाड़ी जो है वो फुटबॉल को उठा के दूसरे की तरफ फेंकता है, और दूसरा जो है वो उस वक्त ही उसके लिए पॉसिबल होता है उसको कैच करना कि जब वो उसको सही एंगल में, सही एनर्जी के साथ, और मतलब कि जिस तरह से दूसरा पर्सन उस एंगल में खड़ा हुआ है कि वो उसको कैच करना उसको आसान हो। जब वो इस तरह से फेंकता है तो दूसरे पर्सन के लिए कैच करना आसान होता है। इसी तरह से मैसेज भी यही है कि जब वो सेंडर मैसेज भेज रहा होता है तो वो इस अंदाज में, इस टोन में, इस वॉइस में और इस तरह की बॉडी लैंग्वेज में जो आपके वर्ड्स के साथ अलाइन होती है, अगर वो उस तरीके से वो अपना मैसेज जो है वो दूसरे को सेंड करता है, दूसरे की तरफ भेजता है, तो दूसरे पर्सन के लिए परसीव करना, उसको रिसीव करना, उसको इंटरप्रेट करना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तमाम तर चीज़ें जब आप अंदाज़े गुफ्तार के अंदर लेकर आते हैं तो सामने वाले के ऊपर बहुत पॉजिटिव जो असरात हैं वो मुरतब होते हैं, और आपका जो पैगाम है वो बड़े अच्छे अंदाज में रिसीव करता है। हमारे दरमियान DN सहर तस्कीन मौजूद हैं। सहर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अंदाज़े गुफ्तार को मुस्तरकुन बनाने के लिए कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं जो अपनानी चाहिए? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो है वो किसी को कुछ भी बोलने से पहले सोचा करें कि आया कि उस पर्सन पे, उसके माइंड पे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पड़ेंगे या नेगेटिव। और मौसर बनाने के लिए मेन चीज़ ये है कि आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ उससे बात करें। अगर हम लोग के अंदर ये पॉजिटिव थॉट्स नहीं होंगे, हम ही किसी नेगेटिविटी में होंगे, तो ऑफ कोर्स हम जो है उसको भी वही नेगेटिविटी वाली बातें कर रहे होंगे, तो एक बुरा असर जा रहा होगा। तो किसी को भी मैसेज कन्वे करने से पहले मेंटली जो है वो आपको फ्रेश होना और मेंटली आपको हाजिर नाजिर होना कि मैं क्या बात करने जा रहा हूँ, इस बात का अगला बंदा किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। और शॉर्ट वे में करें तो ज्यादा अच्छी बात है, जितनी छोटी बात होगी उतनी ही दिल में उतरेगी और वो माइंड में बैठ जाएगी। बिल्कुल मेरी नजर पे हाँ है। बहुत अहम आपने बात की कि अंदाज़े गुफ्तार ऐसा रखा जाए कि आप बहुत शॉर्ट जो अल्फाज हैं उनका चुनाव करें और सामने वाले को अपना पैगाम जो है वो लाजमी तौर पे पहुंचाएं। सहर, मज़ीद ये बताइएगा, आप यकीनन एक ऐसे प्रोफेशन से वाबस्ता हैं जी, आपके पास क्लाइंट्स भी आते हैं, तो एक जो प्रोफेशनल है उसका अंदाज़े गुफ्तार क्लाइंट्स के साथ कैसा होना चाहिए? एक प्रोफेशनल जो है उसका जी सहर। ओके, हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि देखिए, प्रोफेशनल बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जब आपके पास कोई भी पेशेंट आता है, चाहे वो साइकोलॉजी से रेलिवेंट हो, चाहे वो किसी मेंटल डिसऑर्डर से रेलिवेंट हो, या कोई किसी ने डाइट प्लान लेना हो, या किसी ने जनरल फिजिशियन से कंसल्ट करना हो, तो इतनी हम्बल सिचुएशन हो डॉक्टर की पेशेंट के साथ, लाइक किसी भी तरह के, कि उसको आसानी से अपनी बात कन्वे करनी आए। मैंने बहुत जगह पे ऐसा भी देखा है कि कुछ डॉक्टर्स या खुदा ना खास्ता या कुछ ऐसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो अपनी बात सामने रखेंगे, किसी की बात, पेशेंट की बात को इतनी अहमियत नहीं देंगे। लेकिन अगर पेशेंट को ज्यादा बोलने का मौका दिया जाए तो उसकी कंडीशन को समझना डॉक्टर के लिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए उतना ही ईजी होगा।
और अहम आपने बात की कि आज हमारा अंदाज़े गुफ्तार ये होता है कि हम सामने वाले को सिर्फ इसलिए सुन रहे होते हैं ताकि हम उसको जवाब दे सकें, हम इसलिए नहीं सुन रहे होते कि हम उसका जो पैगाम है, उसका जो दर्द है, उसकी जो तकलीफ़ है, उसको मुकम्मल तौर पे जान सकें। इस वजह से हम देखते हैं कि मुआशरे के अंदर एक गैप है और हमारी जो कम्युनिकेशन है इसके अंदर हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स से बात करते हुए शर्माते हैं या असातिज़ा के सामने मुकम्मल तौर पे अपनी गुफ्तगू को नहीं कर पाते हैं और कोलीग्स के साथ भी अपने अल्फाज का जो तबादला है वो नहीं कर पाते हैं कि उनका मजाक उड़ाया जाएगा या उनको मुकम्मल तौर पे उस अंदाज में नहीं सुना जाएगा। शुमाइला, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि आप एजुकेशनिस्ट भी हैं और स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन आपका रहता है जी। तो जो स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफिकली जो लो एजेस के स्टूडेंट्स हैं जिनकी अभी उम्रें कम होती हैं वो चाहते हैं कि उनको सुना जाए, वो अपने तमाम तर गुफ्तगू जो भी उनके जहन में होती है, ख्यालात जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी वो देखते हैं वो तमाम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं अपने सामने वाले के, अपने सामने टीचर के सामने या अपने असातिज़ा के सामने या आप कह लें अपने पेरेंट्स के सामने। लेकिन उनको इग्नोर किया जा रहा होता है, उनके पेरेंट्स भी उनको इग्नोर कर रहे होते हैं जब शाम में वो तमाम अपने दिन का अहवाल बता रहे होते हैं और जो असातिज़ा होते हैं वो भी क्लासरूम में मुकम्मल तौर पे उनके ऊपर जो है वो इस अंदाज में कंसंट्रेट नहीं कर रहे होते हैं। तो इसके ऊपर उन बच्चों, इन तमाम तर चीज़ों की वजह से उन बच्चों के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं? एक तो सबसे पहले ज़रूरी बात यही है, जैसे कि आपने कहा कि बच्चों के ऊपर पूरी एक तवज्जो हो एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, कि बच्चे कहना क्या चाह रहे हैं। हमें पता होना चाहिए, हमारी ट्रेनिंग्स हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट्स में नहीं होती, हमें एज अ टीचर हमें ये पता होना चाहिए हमारे बच्चों की बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनकी टोन क्या बता रही है, उनके फेशियल एक्सप्रेशन क्या बता रहे हैं, लेकिन हमें ये चीज़ें नहीं पता होती। और हमारे यहाँ जब टीचर्स जो है उनको अपॉइंट किया जाता है या हम शादी करते हैं एज अ कपल, तो हमें ये चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, बजाय इसके कि वो बच्चों के बारे में बाद में मतलब कि आपको पता चले कि ये कमियां अब हमारी ट्रेनिंग के बाद रह गई हैं। तो वो जब ये चीज़ें नहीं पता होती हैं तो फिर बच्चों के ऊपर बहुत इसका साइड इफेक्ट, मैं तो कहूँगी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चे जब पेरेंट्स तवज्जो नहीं देते, टीचर बात नहीं सुनते, वो आगे से ये कहते हैं तुम तो क्या हर वक्त बोलते रहते हो, तुम्हें इतने सवाल मैं कहाँ से इसके जवाब दूँ। तो अगर बच्चे 10 सवाल करते हैं तो पेरेंट्स के पास 100 के आंसर होने चाहिए, यानी कि पेरेंट्स को इतना प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। लेकिन हम आजकल इतने बिजी हैं अपनी तरक्की में, अपने आप को वो करने में कि जो हमारा इतना बड़ा पार्ट जो हमारे नेशन को हमने बिल्ड करना है, उनको सुनना बहुत ज़रूरी है। तो वो बच्चों को ये होता है कि उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं बचपन से ही, बच्चे बोलना बंद कर देते हैं, एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं। इवन कि उनके एक्सप्रेस करने के ना होने की वजह से तो अपने जज्बात का जब वो इजहार नहीं कर पाते तो उनको ये हैबिट उनकी डेवलप हो जाती है। और वो फिर ये होता है कि मैरिटल लाइफ में इश्यूज आते हैं, हस्बैंड को वाइफ की समझ नहीं आ रही होती, वाइफ को हस्बैंड की समझ नहीं आ रही होती, बच्चों को पेरेंट्स की समझ नहीं आ रही होती, पेरेंट्स को बच्चों की समझ नहीं आ रही होती। यानी कि हम एक ऐसे माशरे में जी रहे हैं कि इंसान को एज अ ह्यूमन बीइंग, यानी कि जिस तरह से उसके जज्बात को समझने की ज़रूरत है स्पेशली बच्चों को, तो उस तरह से हम नहीं समझते। अगर हम सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो उस बच्चों को बहुत फोकस्ड उनकी तवज्जो होती थी, गोद में लेते थे, गले लगाते थे, प्यार करते थे। तो हमारे यहाँ तो पेरेंट्स के पास वक्त नहीं होता, ये स्पेशली जो फादर्स हैं, मेल्स के पास वक्त नहीं होता है कि वो जॉब करते हैं, बाहर की चीज़ों में इतना इनकी हेक्टिक डे होता है। इवन कि आजकल मदर्स भी ज़ाहिर है कि जॉबियंस हैं, क्योंकि एक सेटअप चलाने में वो इतनी बिल्कुल हेल्प कर रही होती हैं। तो वो बच्चे इतने इग्नोर होते हैं कि वो जस्ट मोबाइल पकड़ते हैं, वहाँ से वो अपनी सारी जो है वो नीड्स पूरी करते हैं, वहीं से वो लर्निंग कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो उस अटेंशन के ना मिलने की वजह से वो अटेंशन जब बाहर से लेते हैं तो वो बाहर के लोगों से चीज़ें सीखते हैं। और जो पेरेंट्स ने ट्रेनिंग देनी थी, जिसके वो रिस्पॉन्सिबल हैं, और वो पेरेंट्स जो ये समझते हैं कि शायद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हमारी जिम्मेदारी जैसे चीज़ें ला के दे देना, उनको प्रोवाइड कर देना, उनसे बात करना, उनके प्रॉब्लम पता नहीं इंटरनल कितने प्रॉब्लम उनके होते हैं जो वो एक्सप्रेस नहीं करते। टीचर्स बच्चों को कह देते हैं तुम्हें नहीं आएगा, तुम्हें तो पता ही नहीं है। पेरेंट्स बच्चों को कह देते हैं कि भाई तुम्हें क्या पता होगा, तुम पता नहीं कौन सी दुनिया की बात कर रहे हो। अगर यही चीज़ हम अब्रॉड में देखें तो वहाँ बच्चों को इतनी अटेंशन दी जाती है, वो लोग समझते हैं कि ये हमारा मुस्तकबिल है, हमारे मुस्तकबिल के मामार हैं, तो इनको अगर हम तवज्जो नहीं देंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान में हम ही रहेंगे। इस तरह फिर उसके साइड इफ़ेक्ट सबसे बड़े ये पेरेंट्स को फेस करने पड़ते हैं। एक तो बच्चे अंडरस्टैंड नहीं करते, दूसरा वो अपनी मनमर्जियाँ करने लगते हैं, तीसरी बात ये कि जब वो बुढ़ापे में पेरेंट्स पहुंचते हैं तो हमारे यहाँ अक्सर ये कहा जाता है, रिलीजियस लोग भी ये कह रहे होते हैं कि पेरेंट्स की बात पता नहीं बच्चे नहीं मानते, बहुत गुनाहगार हैं। तो लेट्स देम सी कि हमें मतलब ये लेट्स सी कि हम ये देखें कि इसके पीछे पूरी साइकोलॉजी जो पूरी चली है, पूरा एक बैकग्राउंड है, वो क्या है कि बच्चे को आपने बचपन में नहीं सुना,
آپ نے اس کو عادت نہیں ڈالی کہ بھی کسی کو سننا کیسے ہے. تو آپ نے اس کو یہ سکھایا ہی نہیں, کیونکہ آپ تو رول ماڈل تھے نا. آپ نے تو بچے کو یہ بتایا ہی نہیں کہ بھی سننا کتنا ضروری ہے, کتنا اہم ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بڑھاپے میں جب نہیں سن رہے ہوتے بچے ماں باپ کی, تو پھر ماں باپ کو یہی شکایت ہوتی ہے, تو ان کا وہاں پہ حق نہیں بنتا. میں تو یہی سمجھتی ہوں ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے لوگ اس کو چاہے سمجھیں کہ پتہ نہیں میں یہ کوئی غلط بات کر رہی ہوں, لیکن یہ پوری ایک ویشیس سائیکل چلتا ہے. بہت اہم آپ نے یہاں پہ توجہ مرکوز کی, اور یہ ہماری معاشرے کے اندر بہت کامن پریکٹس ہے کہ بچوں کو ان کے جو خیالات کا اظہار وہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں کرنے دیا جا رہا ہوتا, ان کو ٹاؤنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے یا ان کو چپ کروا دیا جاتا ہے. تو پھر ان کی جب ہیبٹ یہ ڈیولپ ہو جاتی ہے تو پھر وہ بچے کہیں پہ بھی بہت سی چیزیں ڈسکس نہیں کر پاتے ہیں. وہ ڈرتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ اسی انداز کے اندر ٹریٹ کیا جائے گا, ہمیں ڈانٹ دیا جائے گا. اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں اوٹیزم کا جو مرض ہے وہ ہمارے معاشرے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو ڈی این سحر تسکین, میں آپ سے جاننا چاہوں گا اوٹیزم کیا ہے, اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج معاشرے کے اندر یہ مرض بہت تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس کی روک تھام کے لیے کون سی ایسی ٹیکنیکس ہیں یا کون سے ایسے میتھڈس ہیں جو پیرنٹس کو لازمی طور پہ اپنانے ہوں گے؟ جی بہت یہ لائک بہت انیشیل اسٹیج پہ بھی بہت سارے کیسز آ رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی بچوں میں, چائلڈہڈ میں جو ہے اس کی ریشو بہت زیادہ ہے. میں یہ سمجھتی ہوں بینگ اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل کہ ہمارے پیرنٹس کہہ لیں یا لائک جو اسپیشلی آج کل کی جنریشن ہے جس میں بہت زیادہ بیزی روٹین ہو چکی ہے, ملٹیپل جابس کرتے ہوئے, لائک جس طرح سے لائک اکنامیکل کنڈیشن بہت خراب ہے پاکستان کی, اس میں رہتے ہوئے بچوں کو لائک ٹائم مینجمنٹ نہیں سکھائی جا رہی, اور اسپیشلی پیرنٹس جو ہے وہ پراپر ٹائم نہیں دے پا رہے. جب ٹائم ہی نہیں دے پا رہے تو کمیونیکیشن گیپ آ رہا ہے. کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے جو ہے وہ بچے اپنی بات جو ہے وہ صحیح طریقے سے ڈلیور ہی نہیں کر پاتے, یا جو ہے وہ بالکل مائنڈ میں رکھ لیتے ہیں. جب وہ بات مائنڈ میں رکھ لیتے ہیں تو وہی تھاٹس ان کے بار بار لائک ان کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ ہم سے محبت نہیں کرتے یا ہمارا احساس نہیں کرتے. تو آئی مین ٹو سے کہ وہ نیگیٹو تھاٹس کریٹ ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, اور پھر جو ہے بچہ خود بخود جو ہے وہ کہہ لیں کہ لائک ایک میڈیکل کنڈیشن, ایک لائک نیورولوجیکل ڈس آرڈر, یا یہ کہہ لیں کہ ایک مینٹل ڈس آرڈر میں چلا جاتا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ چائلڈہڈ سے ہی بچے میں دیکھی جائیں تو زیادہ اچھی بات ہے. ان میں پیرنٹس کا جو کردار ہے وہ تو آپ نے یہاں پہ ڈسکس کیا. جو بچے ہیں وہ انیشیل سٹیج ہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سکولز کا رخ کرتے ہیں اور ایک بہت وقت جو ہے وہ اپنا وہاں پہ کنزیوم کرتے ہیں. تو اس کے اندر اساتذہ کی کیا ذمہ داری ہے آپ کے نزدیک؟ ان میں بینگ لائک پروفیشنل, وہ آپ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہو, تو میں یہ سمجھتی ہوں آج کل کے ٹیکنالوجی کے دور میں لائک الگ سے جو ہے ایک تو سبجیکٹ ایڈ کیا جائے, اور اگر سبجیکٹ ایڈ نہیں کیا جاتا کمیونیکیشن کا یا ٹائم مینجمنٹ کا جس میں بچوں کو سکلز دی جائے, یہ چھوٹی چھوٹی ہماری پرسنل سکلز ہوتی ہیں, یا جو ہے الگ سے ٹریننگز کروائی جائے تاکہ اس میں جو ہے وہ بچے بھی پارٹیسپیٹ کریں, ہمارے پروفیشنلز بھی پارٹیسپیٹ کریں, اور بچوں کو جو ہے وہ گھر سے زیادہ اسکول کالج اور یونیورسٹی سے اس طرح کی ایجوکیشن ملے اور وہ گھر جا کے امپلیمنٹ کرے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, یہ ساری ذمہ داری پیرنٹس کی ہے. نہیں, جہاں پہ پیرنٹس اتنا پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں اور جہاں بچے کو 8 سے 9 گھنٹے بھیج رہے ہیں, تو میری نظر میں وہاں پہ زیادہ ذمہ داری بنتی ہے جہاں بچہ زیادہ ٹائم اسپینڈ کر رہا ہے. سحر تسکین, ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اکثر معاشرے کے اندر کہ بہت سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ فائنل ایئر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا اپنی ڈگریز جو ہے وہ مکمل کر چکے ہوتے ہیں, اور اس کے باوجود بھی جب وہ انٹرویوز کے لیے جاتے ہیں یا ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اوپر ان کو بولنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ اچھے انداز میں بول نہیں پاتے ہیں, کہیں نہ کہیں پہ وہ کنفیوزڈ نظر آتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دراصل یہ نا کانفیڈنس کی کمی, یا یہ کہہ لیں کہ ول پاور نہ ہونا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ لائک آپ جو ہے وہ کسی بھی سٹیج پہ کسی بھی ٹاپک پہ بات کر سکتے ہو اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ میٹر کر رہی ہے, اچھی ہے, آئی مین ٹو سے آپ کانفیڈنٹ ہو اپنے ٹاپک کو لے کے اور اپنی اسکلس پہ کانفیڈنٹ ہو. بہت سارے لوگوں کو یہی ہوتا ہے کہ شاید میں بولوں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اگلا مجھے کیا جواب دے گا. کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹنے والا, یقین مانے. آپ جب بات کریں گے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ, یا آپ پریکٹس کر سکتے ہیں میرر کے سامنے, یا گھر میں اکیلے زوم پہ میٹنگ کر لیں اپنی اور آپ اکیلے بات کریں. جیسے جیسے آپ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ بات کرنا سٹارٹ کریں گے, کانفیڈنس بلڈ ہوگا, اور پھر جو ہے وہ آپ اس چیز کے عادی ہو جائیں گے, اور پھر یہ چیز جو ہے وہ آپ کو لائک بہت آگے تک لے کے جا سکتی ہے. لیکن اندر کا ڈر جو ہے وہ ختم کرنا پڑے گا.
बेसिकली अहम अंदर आपने का बात की कि आप जब इन तमाम तर चीज़ों को अपनाते हैं तो एक अच्छे अंदाज़े गुफ्तार को आप अपना सकते हैं। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला इसी अंदाज में जारी है। बहुत अहम बात की शुमाइला ने कि जब हम अच्छे अंदाज़े गुफ्तार को अपनाना चाहते हैं तो फिर हमें इस हवाले से मुकम्मल तौर पे रहनुमाई लेना होगी अपने असातिज़ा से, अपने कोलीग्स से और स्पेसिफ़िकली अपने पेरेंट्स से। और ये तमाम तर चीज़ें वो हैं जिनको अपना कर एक अच्छा अंदाज़े ज़िंदगी हम अपना सकते हैं। शुमाइला, मैं आपसे मज़ीद ये जानना चाहूँगा कि हमारे देखने में आया है हमारे सामने कि बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं या बहुत ज़्यादा लोग होते हैं वो मुसलसल शिकायत करते नज़र आते हैं। जब भी आप उनसे कोई गुफ्तगू करते हैं उनका आंसर जो है वो शिकायत में होता है, या उनके जो सवालात हैं उनका रुख भी कहीं ना कहीं शिकायत की तरफ होता है, और इससे यकीनन उनकी पर्सनैलिटी डैमेज भी हो रही होती है और वो एक अच्छे अंदाज में मुआशरे का जो रुकन है या मुआशरे का फ़र्द है वो नहीं बन पाते हैं। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी आप? एक तो ये है कि अगर हम एज अ होल तज्जिया कर रहे हैं हम अपनी सोसाइटी का और हम वहाँ पे ये बता रहे हैं कि भाई ये चीज़ें जो हैं सोसाइटी में गलत हो रही हैं, देन इट्स ओके। लेकिन जब इंडिविजुअल लेवल पे हम बार बार लोगों में कोई ना कोई खामी तलाश करते हैं, फाइंडर हम बन जाते हैं, हमें हैबिट हो जाती है कि भाई हर पर्सन में हमने नेगेटिविटी देखनी ही देखनी है, तो देन देयर इज़ प्रॉब्लम। अगर एज अ होल हम सोसाइटी का तज़िया कर रहे हैं और हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं तज़िया निगार कि भाई ये चीज़ें जो है माशरे में गलत हो रही हैं, देन इट्स ओके। लेकिन जब इंडिविजुअल लेवल पर हर पर्सन में हमें मनफी चीज़ें ही नज़र आएंगी, कोई खूबी नज़र नहीं आएगी, तो देन हमारे साथ खुद के साथ प्रॉब्लम है। उसमें ये है कि दूसरे पर्सन की जब हम खामियां तलाश करते हैं, हम उसे लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं। जब हम लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं तो ऑब्वियसली जो है हमारी कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं और हमारे अंदर जो एक कॉम्प्लेक्स होता है हमारी, उसकी सेटिस्फेक्शन हम उसमें फ़ील कर रहे होते हैं, तो ये एक साइकोलॉजिकल इशू होता है। तो और फिर ये होता है कि जब हम फॉल्ट फाइंडर बन जाते हैं तो हम हर पर्सन में जो हमारे से क्लोज रिलेशन हो, चाहे हमारे प्रोफेशनल लेवल पे हो, तो वो हर वक्त हमने क्रिटिसाइज़ करते हैं। और इसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि जैसे कि अगर टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स को कहेंगे भी तुम तो नालायक ही हो, तुमसे तो ये चीज़ें होंगी ही नहीं। तो कई लोग जो हैं वो मतलब अपने हस्बैंड वाइफ होते हैं तो कहते हैं तुम तो हमेशा ही मेरी बात भूल जाती हो, तुमसे तो मेरा काम करना याद ही नहीं रहता है। तो वो ये रिलेशनशिप को भी ख़राब करता है प्रोफेशनल लेवल पे भी, और पर्सनल जो आपका जो है रिलेशनशिप वहाँ भी ख़राब होता है। तो इसलिए ब्लेमिंग गेम जो है, इसका रिजल्ट जो है ना, फॉल्ट फाइंडर पर्सनैलिटी जो है वो हमेशा ब्लेमिंग गेम पे आ जाती है। यानी कि जो गलतियाँ हमारी अपनी ही रीज़न की वजह से होती हैं, हमारी अपनी ही जो कोताहियों की वजह से होती हैं, वो हम जस्ट सेटिस्फाई करने के लिए हम दूसरे पे कह देते हैं। तुम जब से मेरी ज़िंदगी में आई हो, मेरी ज़िंदगी में तो एक दिन भी सुख का नहीं है। हस्बैंड वाइफ में अक्सर ये कम्युनिकेशन हो रही होती है, तुम्हारी वजह से मेरे रिश्तेदार जो हैं वो नाराज़ हुए। तो देन हमें ये देखने की ज़रूरत है कि अगर हम इस तरह से सोचते रहेंगे तो हमारे अपना भी जो मेंटल जो एक सेटअप होता है, जो हमें पॉजिटिविटी की तरफ, जो हमें ग्रोथ की तरफ, जो हमें सक्सेस की तरफ ले जाना होता है, जिसने वो रुक जाता है। तो हमें पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत होती है। लिहाजा जब भी सेल्फ टॉक करें तो हमेशा अपने बारे में एक पॉजिटिव जो है वो आप सोच रखें, पॉजिटिव आइडिया रखें। अगर ये चीज़ नहीं आपसे की जा रही तो इसके लिए एक टेक्निक होती है, वो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ ताकि जो है सबके लिए बेनिफिशियल हो। वो ये है कि रोज़ाना आप सोते वक्त, रात के वक्त सोने से पहले मिरर के सामने आप खड़े हों, आप हेड टू टो अपने तमाम पार्ट्स ऑफ बॉडी को आप कहें आई लव माई हेयर, आई लव माई फोरहेड, आई लव माई नोज़, आई लव माई लिप्स। यानी कि आप अपने पूरे पार्ट्स के बारे में बड़े दिलो जान से, स्टार्ट में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा कि भी क्योंकि सेल्फ इस्टीम लो होती है, देन हम दूसरों पे अटैक करते हैं। तो ये सेल्फ इस्टीम को आपकी बूस्ट करेगा कि भाई मेरे अंदर ये काबिलियत है, अल्लाह ने मुझे बेहतरीन मखलूक बनाया है, तो देन मुझे क्या सोचने की ज़रूरत है कि मेरे अंदर कोई कमी है, दुनिया जो मर्ज़ी कहे। तो फिर ये होता है कि जब आप अपने बारे में सेटिस्फाई होते हैं तो फिर आप ब्लेमिंग गेम भी कम कर देते हैं, आपकी सेल्फ इस्टीम भी बूस्ट होती है और आप फॉल्ट फाइंडर बन जाते हैं, उससे भी आप निकल आते हैं। और इसमें ये होगा कि आपकी फोकस ये होगा कि मैंने खुद को ग्रो कैसे करना है, मैंने खुद को सक्सेस की तरफ कैसे लेके जाना है, मैंने आसपास के लोगों के साथ
किस तरह से मोहब्बत, क्योंकि आपको जब खुद से मोहब्बत होती है ना तो देन जो चीज़ आपके पास है नहीं है आप दूसरों को दे नहीं सकते। तो जब आपको खुद से मोहब्बत होती है तो आपको दूसरों में भी खूबियाँ नज़र आना शुरू हो जाती हैं, दूसरों से भी आपको मोहब्बत की जब आप देते हैं, खुद से करते हैं और दूसरों को देते हैं, तो फिर उधर से भी आपको वैसी ही वाइब्स आने लगती हैं। तो जब ये एक बड़ी पॉजिटिव उस एनर्जी में आप आ जाते हैं तो ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें जो है ना आपकी वो बेहतरीन होने लगती हैं। तो यानी कि ये आप इस साइकोलॉजिकल इशू से अगर निकलना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपकी सेल्फ इस्टीम लो है, आपको लगता है कि आप दूसरे लोगों में बहुत खामियां हैं, तो आप पहले खुद से प्यार करना सीखें। ये बहुत ज़रूरी है। खुद से पॉजिटिव कम्युनिकेट करें कि मैं ये कर सकता हूँ। देन आप अपने पार्टनर को भी कह सकते हैं अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकती हो। आप अपने स्टूडेंट्स को कह सकते हैं भाई दिस इज़ पॉसिबल, यू आर अ गुड लिसनर, यू आर अ गुड स्टूडेंट। तो हमारे यहाँ ये चीज़ें अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। या अपनी वाइफ को आप कह सकते हैं कि भाई तुमने तो आज बहुत कमाल का खाना बनाया। तो देन आपको अपनी खूबियाँ नज़र आएंगी तो आपको पता चलेगा कि खुद की खूबियाँ नज़र आने पे कैसा खूबसूरत सा एहसास होता है। तो देन जब मैं दूसरों को ये कहूँगी तो उसको कितना खूबसूरत एहसास होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो हम अपनी ज़िंदगियों में अपनाकर एक अच्छी ज़िंदगी को जन्म दे सकते हैं। सहर तस्कीन में आपसे जानना चाहूँगा कि सम टाइम ऐसा होता है कि हम कोई बात कहना चाह रहे होते हैं लेकिन हम कह नहीं पाते हैं और फिर हम ओवर थिंकिंग की तरफ चले जाते हैं और सेल्फ टॉक जो है वो हम स्टार्ट कर देते हैं। अपने जहन के अंदर जो है वो हम उसके साइड इफ़ेक्ट जो है ये तमाम तर चीज़ों को थिंक आउट करना शुरू कर देते हैं और वो इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं तो वो हम डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं और बहुत से जो नफ्सियाती जो मसाइल हैं वो जन्म ले लेते हैं। तो मैं जानना ये चाहूँगा कि सेल्फ टॉक क्या लाजिम है या इससे अपने आप को इंसान को निकालना चाहिए? मेरे ख्याल में तो ये भी एक मेंटली डिस्टर्बेंस होती है माइंड में, या ये कह लें कि आपका फ्रेंड सर्कल इतना वास्ट नहीं होता, या आप तन्हाई पसंद होते हैं कि जब आप अपनी बात जो है वो अपने दोस्त से, अपने किसी खास से नहीं कर पा रहे होते, आपके बहन भाई हैं, अम्मी अबू हैं, या आप जो है वो इंडिविजुअल बेस पे अंदर से इतना टूट चुके हैं कि आप जो है आपको सब के सब जो है वो नेगेटिव ही नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि जिसने जो मेरे साथ किया सब के सब बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तो आप उस टाइम जो है वो सेल्फ टॉक स्टार्ट कर देते हो मेंटली कि जी कोई अच्छा नहीं है और सबके सब ऐसे हैं और कोई मेरी बात नहीं सुनेगा और मैं क्यों किसी को कोई बात बताऊं। तो मेरी नजर में जो है ये एक अच्छी चीज नहीं है, ये अच्छी हैबिट नहीं है। इन शॉर्ट ये कि आप हमेशा जो है आप जैसे खुद होंगे आप अगले इंसान को वैसा खुद समझेंगे। ठीक है, आप अगर खुद पॉजिटिव हैं, खुद आप अच्छे हैं, आप जैसे मैम शुमालिया ने बात की कि हम कर सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, कि हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स होना बहुत जरूरी है। सेम ऐसी यही एनर्जी जो है वो हम अगले में देखेंगे तो फिर ही हम उससे बात कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि अपने साथ जो है कोई एक ऐसा इंसान लाजमी हो, आपका भाई दोस्त है, बहन दोस्त है, आपकी दोस्त है, कोई ना कोई एक ऐसा लाजमी हो जिससे जो है वो आप अपनी हर बात कर सके और जो ट्रस्ट वर्दी हो स्पेशली। तो इस बिहाफ पे जो है वो आप इस हैबिट से भी बच सकते हैं। ये कम टाइम के लिए कभी ऐसा कर लेना मुश्किल नहीं है या खराब बात नहीं है, लेकिन अगर आपने डेली बेसिस पे ऐसा करना शुरू कर दिया है तो देखने वाला भी आपको पागल ही समझेगा। तो इस चीज का जो तमाम तर चीज़ों से हम निकल सकते हैं और यकीनन ये ओवर थिंकिंग है या हम ज़्यादा सोचते हैं, इसकी वजह से हम अपने फ्यूचर को तो यकीनन सही कर पा रहे होते हैं या नहीं, बल्कि इस ओवर थिंकिंग के कोई भी जो है वो आपको फ़वाइद नहीं मिल रहे होते हैं, बल्कि अपनी प्रेजेंट को अपना ख़राब कर रहे होते हैं। और ब्रेन ट्रेसी से एक मशहूर राइटर जिन्होंने कामयाबी के हसूल के हवाले से 100 कवानीन तहरीर किए, उनसे पूछा गया कौन सा ऐसा कानून है जिसको इंसान अपनी ज़िंदगी में अपना ले तो वो कामयाबी की राह पर और एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ गामज़न हो सकता है। उनका ये कहना था सेल्फ डिसिप्लिन। जो आप करना चाहते हैं वो कर गुजरें। आज हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि हम करना कुछ और चाहते हैं और सोसाइटी की प्रेशर की वजह से या अपने कोलीग्स के प्रेशर की वजह से या ओवर थिंकिंग की वजह से हम ऐसी एक्टिविटीज़ की तरफ गामज़न हो जाते हैं जिनका ना तो कोई आपको फ़ायदा होता है और ना ही वो तमाम तर चीज़ें आप करना चाहते हैं। और इन तमाम तर चीज़ों से निकल कर हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और यकीनन इस तरह के प्रोग्राम्स के अंदर इन तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करने का पर्पज़ भी यही है कि हम अपने अंदाज़े गुफ्तार को बेहतर बना सकें और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े
गुफ्तार बहुत खूबसूरत हुआ करता था और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा कराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि जब आप मजलिस में कोई गुफ्तगू कर रहे होते तो अल्फाज इतना ठहर ठहर के आप बोलते कि आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद हम उसको आराम से तहरीर कर लिया करते। तो इससे क्या है कि हम जब ठहर ठहर के बोलते हैं तो सामने वाले को अल्फाज मुकम्मल तौर पे सुनाई भी देते हैं और वो अल्फाज का असर भी ले रहे होते हैं और उन अल्फाज के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तासीर भी पैदा कर देते हैं और फिर उसके नताइज जो है वो हमारे सामने आते हैं। तो अगर हम अंदाज़े गुफ्तार के हवाले से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना लें तो यकीनन जो हमारा ये मसला है मुकम्मल तौर पे स्वाइप कर जाएगा और एक अच्छी ज़िंदगी को हम जन्म दे सकते हैं। शुमाइला, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे मुआशरे के अंदर कि जब हमसे कोई बात करता है तो हम उसकी बात को सिर्फ इसलिए सुनते हैं ताकि हम जवाब दे सकें जी। और समटाइम तो ऐसा होता है कि कोई बात अभी शुरू करता है तो हम एनालिसिस कर लेते हैं कि वो ये बात कहना चाह रहा है तो फौरी से हम आंसर जो है वो देना स्टार्ट कर देते हैं। इससे उसके जज्बात भी मजरू होते हैं और वो बंदा बाद में पछताता है कि मैंने इसके सामने ये बात क्यों की। एक तो मैं इस हवाले से जानना चाहूँगा और फर्दर मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ लोग वो होते हैं जो आउटस्पोकन होते हैं, जिनको बोलने का शौक होता है और वो बड़े अच्छे अंदाज में बोलते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं, और कुछ वो लोग होते हैं जो खामोशी जो है वो अपनाना चाहते हैं और खामोश रहना पसंद करते हैं और बहुत लिमिटेड जो है वो अल्फाज का तबादला वो कर रहे होते हैं। और ये जो पर्सनैलिटी टाइप्स होती हैं बोलने के हवाले से जी। इनका इस हवाले से भी बताइएगा और मज़ीद ये भी बताइएगा कि आप क्या समझती हैं कि सामने वाले को किस अंदाज में सुना जाए। एक तो सबसे पहला जो आपका सवाल है उसमें ये है कि जब भी हम किसी की बात सुने तो जस्ट हम सुनने के लिए ना सुने, हम ये देखें कि हम उसको उसकी जगह पे ख़ुद को रख के देखें। हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस अमूमन कम्युनिकेशन के बारे में मतलब आम तौर पे पेरेंट्स नहीं करते कि जब आप किसी की बात सुन रहे हैं तो वो एम्पैथाइज़ करें। ये हमें नहीं सिखाया जाता कि हम उस खुद को उसकी जगह पे रख के देखें कि उसकी क्या फीलिंग्स हैं, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसका कल्चर क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसकी एजुकेशन क्या है, जब हम उसके पास के एक्सपीरियंसेस क्या हैं। तो जो वो बात कर रहा है अगर हम उसकी जगह पे रख के खुद को सोचेंगे तो हमें समझ में आएगी एक्चुअल वो कहना क्या चाह रहा है। लेकिन जब हम एम्पैथाइज़ नहीं करते, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि एम्पैथाइज़ करना जो है ना हमें स्कूल्स में सिखाया जाता है ना हमारे पेरेंट्स को पता होता है। हम बस जस्ट अपना जल्दी बयान कर देते हैं, हमें तुमसे ये तकलीफ़ हुई, हमें तुमसे ये परेशानी हुई, तुमने ये मेरे लिए नहीं किया, तुमने फला चीज़ मेरी जो है वो नहीं की। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम उसकी जगह पे रख के देखें कि रीज़न क्या है कि ये चीज़ उससे हो नहीं सकी है। तो ये चीज़ अगर हम सीख लें, अपने बच्चों को इसका ट्रेन करें तो हमारे बहुत से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, हमें अंडरस्टैंडिंग में बहुत आसानी हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि पर्सनैलिटी टाइप जो है ये बहुत मैटर करती है, इसको अंडरस्टैंड करना। जो पर्सनैलिटी टाइप्स हैं हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे आसपास के रहने वालों की पर्सनैलिटी टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी का पता होना चाहिए कि हमारी अपनी पर्सनैलिटी टाइप क्या है। मिसाल के तौर पर मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मुझे पता है कि मैं ज़्यादा बात करूँगी, ज़्यादा लोगों से मिलूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन अगर सामने वाला पर्सन इंट्रोवर्ट है, वो खामोश रहना पसंद करता है, तो आप को ये जब समझ में आ जाएगी कि ये इंट्रोवर्ट है, अगर मैं इससे 3 बार कोई क्वेश्चन करूँगी तो शायद ये कोई छोटा सा मुख्तसर सा जवाब उधर से आ जाए। ठीक है, तो अगर ये चीज़ मुझे नहीं पता होगी तो मुझे लगेगा कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं एज अ टीचर जानबूझ के मेरे साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे मतलब कि जानबूझ के इग्नोर कर रहा है। यानी कि अजम्पशंस जो मफरूज़े हैं पर्सनैलिटी टाइप्स ना पता होने की वजह से आपके जहन में पैदा होना शुरू हो जाते हैं, बदगुमानी कि ये जानबूझ के मुझे लोग तंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। अगर आपको पर्सनैलिटी टाइप पता हो तो आप ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ये बंदा जानबूझ के नहीं कर रहा और मुझे क्या करने की ज़रूरत है। जब आप पर्सनैलिटी टाइप को समझ जाते हैं तो फिर हमें ये करने की ज़रूरत होती है कि हम उस पर वर्क करें और हम ये इस ख्याल में इस गुमान में ना रहें कि शायद पर्सनैलिटी टाइप जो है वो हमारे पर इतनी उन्होंने काबू कर लिया है या हमारे पर वो इतनी इन्फ्लुएंस्ड हो गई हैं कि हम दूसरे पर्सन के मुताबिक जो है थोड़ा सा खुद को चेंज नहीं कर सकते। हमारे यहाँ अमूमन ट्रेनिंग्स में ये बताया जाता है ना कि ये पर्सनैलिटी टाइप है तो यहाँ से मैच होगी तो ये हैप्पी मैरिटल लाइफ होगी। नहीं, ये एक मिथ है। अगर आपकी पर्सनैलिटी टाइप डिफरेंट भी है ना, डजेंट मैटर, आप थोड़ा सा खुद पे वर्क करके, आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप थोड़ा सा बोलना सीख लें,
अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आप खामोश रहना थोड़ा सा सीख लें, आप थोड़ा सा दूसरे पर्सन को स्पेस देना शुरू कर दें, तो देन यानी कि बहुत ही अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी, आप अपना मैसेज भी दूसरे को कन्वे कर देंगे और दूसरा पर्सन जो है उसके लिए भी आसानी हो जाएगी। तो पर्सनैलिटी टाइप एक तो ये होती हैं जैसे इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, फीलर, थिंकर, और एक होती है कि आपको एज अ टीचर ये जानना ज़रूरी है या एज अ पेरेंट आपको ये जानना ज़रूरी है, एज अ ह्यूमन बीइंग भी, कि आप खुद ऑडिटरी हैं। एक ये मतलब आपका रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम जो है वो क्या है, आप ऑडिटरी हैं, आप किनेस्थेटिक हैं, आप विजुअल हैं, मतलब आप क्या हैं, आपको देख के चीज़ें, मूवी देख के आपको अगर चीज़ें जल्दी अंडरस्टैंड होती हैं, देन आप जो है आपके लिए ज़रूरी है कि आप मूवी देख के ही जो है उस चीज़ को सीखें। इसी तरह आपको पता होगा कि मेरे स्टूडेंट को ये विजुअल है तो लिहाजा इसको मैं मूवी दिखाऊंगा, कोई क्लिप दिखाऊंगा या दिखाऊंगी तो देन ही विल अंडरस्टैंड बेटर। अगर वो ऑडिटरी है, उसको सुन के, लेक्चर सुन के समझ में आती है, अगर उसकी ये पर्सनैलिटी है या उसका रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम ये है, तो देन आप उसको ऑडियो देंगे तो वो जल्दी लर्न कर लेगा। ठीक है, अगर आपका स्टूडेंट या आपके आसपास के लोग किनेस्थेटिक हैं और आपको ये पता है कि ये जब तक उनको एक्सपीरियंस से नहीं गुजारेंगे, जब तक उन्हें एक एक्सपेरिमेंट लैब में ले जाके नहीं करेंगे, दे विल नॉट अंडरस्टैंड। तो फिर आप उस रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम पे लोगों को टीच करेंगे, उनके साथ उसी के मुताबिक चलेंगे, और उसके लिए ऑडियो वर्ड्स जो हैं वो आपको यूज़ करने पे, इनके जो ऑडिटरी वर्ड्स हैं वो ये होते हैं ना हमेशा कि सुनना, मैंने सुना है कि आपके साथ ये मसला हुआ, वो ये नहीं कहेगा कि मैंने देखा है। जो विजुअल होगा वो कहेगा मैंने ये देखा है, आपके साथ ये प्रॉब्लम था। जो ऑडिटरी होगा वो कहेगा मैंने सुना है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम था। जो किनेस्थेटिक है वो जाहिर है कि वो कहेगा मैंने छू के महसूस किया या मुझे महसूस हुआ, इस तरह के वर्ड्स। तो इन छोटे छोटे वर्ड्स से हम जान सकते हैं कि आपके, ये मैंने आपको तरीका भी बता दिया साथ में कि आप किस तरह जान सकते हैं कि आपके आसपास के लोग ऑडिटरी हैं, किनेस्थेटिक हैं या विजुअल हैं। जब भी आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी क्लियर हो जाती है तो आप इसी के मुताबिक अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को टीच करें। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल और आपकी अपने लिए भी बेनिफिशियल है। आपको भी पता होगा कि ये मेरा लर्निंग मोड यही है, यहाँ से इस तरह से मैंने सीखा तो मुझे चीज़ें जल्दी अंडरस्टैंड हो जाएंगी। बहुत अहम आपने बात की यहाँ पे। और हम मुआशरे में ये भी देखते हैं, हमारा जो मुआशरा है, हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर जो बहुत से प्रोफेशनल्स हैं, जब वो अपनी बात का आगाज़ करते हैं तो उनकी आगाज़ ही से हम जान लेते हैं कि ये जो पर्सन है ये स्पेसिफ़िकली इस प्रोफेशन से बिलोंग करता है, क्योंकि उसके अल्फाज का चुनाव कुछ ऐसा होता है, ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ का वो यूज़ कर रहा होता है। स्पेसिफ़िकली अब हम उलमा इकराम को देख रहे होते हैं कि वो ऐसे मुश्किल अल्फाज उर्दू के यूज़ कर रहे होते हैं जो किताबों में, बड़ी बड़ी अहादीस की किताबों में जो तराजुम किए गए उनके अंदर मौजूद हैं, और अरबी का वो चुनाव कर रहे होते हैं। लेकिन जो अवामुन नास है, आम आवाम है, वो इन तमाम तर चीज़ों को समझ नहीं पा रही होती है। जी सहर, आप गुफ्तगू कर रही थी। जी ओके, थैंक्स। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि देखिए, हम लोग जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो हम लोगों ने बुक्स को इम्प्लीमेंट नहीं करना होता कि जो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, जैसे मेडिकल कंडीशंस हैं, टर्म्स हैं, हम उसी को ही लोगों को बताएं। हम लोगों ने लोगों को बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाना होता है, वो चाहे कोई पेशेंट है, कोई वर्कर है। आई मीन टू से हमने अगले बंदे को देखना है कि वो किस लेवल का है, वो जिस लेवल का होगा उससे उस तरह से बात करनी है ताकि उसको वो बात समझ आ जाए। एक पर्सन है, लाइक कोई भी पेरेंट है और वो अपने बच्चे को लेकर आए, उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर है, तो अब देखिए बच्चा अगर पढ़ा लिखा है भी सही, ठीक है, अगर पढ़ा लिखा, लेकिन हो सकता है पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे ना हो, तो उनको समझाने के लिए हम हमेशा आसान अल्फाज या उर्दू में या पंजाबी में उसी लैंग्वेज में बात करेंगे कि नेक्स्ट पर्सन जिस लैंग्वेज में बात कर रहा हो उसको, ताकि बात की समझ आ सके, मसले का पता चल सके, ताकि वो फिर ट्रीटमेंट की तरफ जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब इस अंदाज को हम अपनाते हैं तो सामने वाले के ऊपर बहुत पॉजिटिव असरात मुरतब होते हैं और वो बात को मुकम्मल तौर पे समझ लेता है। और आज हमारे मुआशरे का ये भी एक अलमिया है, हम देखते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होते हैं या वो मुकम्मल तौर पे अपनी डिग्रीज अवेल कर चुके होते हैं, इसके बावजूद वो जो है वो अच्छे अंदाज में गुफ्तगू नहीं कर पा रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस जो है उनका लो नज़र आता है। शायद इसकी वजूहात ये हैं कि आज डिजिटल लाइफ की तरफ मुकम्मल तौर पे मूव ऑन कर चुके हैं हम लोग, और हम किसी को मैसेज करते हैं टेक्स्ट के ऊपर या मैसेजेस कर रहे होते हैं। शुमाइला, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने जो एहसासात का इजहार है वो इमोजीज़ के ज़रिए कर रहे होते हैं। अगर किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन किया तो इमोजीज़ के ज़रिए आप उसको रिप्लाई कर रहे होते हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगी आप?
یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ دیکھیں جب ہم ایک دوسرے کو میسج کرتے ہیں, ہم اپنا پیغام دوسرے کو دینا چاہتے ہیں, تو کمیونیکیشن میں تو ٹون بھی آتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے فیشل ایکسپریشن بھی آتے ہیں, آپ کی باڈی لینگویج بھی آتی ہے, تو یہ ساری آپ کے ورڈس بھی آتے ہیں. اب الفاظ کا چناؤ کیسے کرتے ہیں؟ جب ہم ٹیکسٹ میسیج کرتے ہیں تو ہم جسٹ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں, نہ اس میں ٹون ہوتی ہے, نہ اس میں آپ کے فیشل ایکسپریشن دیکھے جا سکتے ہیں, نہ اس میں آپ کی باڈی لینگویج دیکھی جا سکتی ہے. دین دیر از اے گریٹ پرابلم ان ٹیکسٹ میسیجز. بہت اہم بات کی آپ نے, اور پروگرام کے اختتام پر بہت اہم پیغام دیا آپ نے کہ ان تمام تر چیزوں کے اندر آپ کی نہ باڈی لینگویج انوالو ہوتی ہے, نہ تمام تر چیزیں یہ ہوتی ہیں. اور آج کے پروگرام کے اندر ہم نے مکمل طور پہ جاننے کی کوشش کی کہ اپنے انداز گفتار کو کیسے مؤثر کن بنایا جا سکتا ہے, الفاظ کا چناؤ کیسے کیا جائے, اور جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس گفتگو سے سامنے والے کے اوپر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کو ہم کیسے پازیٹیو بنا سکتے ہیں. ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے آج ہم نے پروگرام میں بات کی. میں انتہائی مشکور ہوں شمائلہ آپ کا, آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا, اور انہی کے ساتھ ہمارے درمیان ویڈیو لنک پہ موجود رہیں سحر تسکین. میں آپ کا بھی انتہائی مشکور ہوں, آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت زبردست انداز میں آج کے موضوع کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی. اسی انداز میں پروگرامز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے, اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ منفرد موضوع لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.